हेलो दोस्तों, आप सभी का रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, जिसका नाम है विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन प्रोग्राम। और इसमें हम प्रतिदिन आपके लिए 10 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को लेकर आते हैं और उन प्रश्नों का पूरा विश्लेषण किया जाता है। उनके जो उत्तर हैं और उत्तर के साथ साथ जो दिए गए दूसरे विकल्प हैं, उन विकल्पों में क्या उनका कार्य है, उनके क्या प्रभाव है, उसके बारे में भी पूरा चर्चा किया जाता है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो उसमें कई सारे नए आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे और यह आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और खास करके जो अभी झारखंड में जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए, आप हमारे इस चैनल को पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे प्रतिदिन के इस महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम के प्रश्न उत्तर हैं उसका पहुंच आप तक सही समय पर हो सके और उससे आप सही तरीके से सही समय पर देख सके। तो आइए चलते हैं हम अपने इस नए सेगमेंट की ओर, और जिसमें पहला प्रश्न आपके समक्ष जो स्क्रीन पर है वह है, रक्त थक्का बनाने के दौरान किस आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। तो आप देखते हैं कि अगर कहीं हमारा शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो वहां से काफी मात्रा में रक्त बहना शुरू होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वहां धीरे धीरे रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें यह रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और वह एक आनुवांशिक रोग के कारण होता है, जिसका नाम हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया से ग्रस्त जो रोगी हैं उनमें रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होता है, उनमें समस्या उत्पन्न होती है। तो अब है कि रक्त का थक्का बनाने के दौरान किस आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। तो प्रश्न आपके जो है उसके विकल्प जो दिए गए हैं उसमें है, पहला एफी आयन यानी आयरन, दूसरा कैल्शियम आयन, तीसरा कॉपर आयन और चौथा है मैग्नीशियम आयन। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम आयन। और आप जानते हैं कि गांव वगैरह में, देहातों में आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि लोग अगर किसी का कोई अंग कट जाता है, कोई भाग में कट छंट हो जाता है, वहां से खून रिसना शुरू हो जाता है, तो तुरंत लोग आसपास से जो खैनी खाने वाले लोग होते हैं उनसे चूना वो रखते हैं, तो वो चूना लेकर के तुरंत आते हैं, उसको वहां लगाते हैं, क्योंकि यह कैल्शियम जो है वह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है और उसके बाद वहां धीरे धीरे एक मकड़े की जाली की तरह वहां जो है जाला बनना शुरू होता है और उसके अंदर जो रक्त के जो कोशिकाएं हैं वह आकर के धीरे धीरे उसमें फंसने लगती है और फंस करके धीरे धीरे, और जो बाहर से एयर होता है उसके संपर्क में आकर के धीरे धीरे कड़ा होने लगता है, कठोर होने लगता है और वहां पपड़ी के जैसा बन जाता है। तो अगर किसी का अगर कहीं कोई भाग कट गया है तो आप वहां से बार बार उस रक्त के जो जमे हुए भाग हैं उसको हटाने का प्रयास न करें। शुरुआत में वहां पर कुछ जो है डिटॉल वगैरह जो आप यूज करते हैं उसको करने के बाद, क्योंकि उससे बैक्टीरिया वगैरह वहां जल्दी नहीं पनप पाते, उसके बाद उसको आप छोड़ दीजिए। धीरे धीरे रक्त बहना जो है अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं हो सकता है तो ऊपर नीचे जो है वहां कपड़ों को लपेटिए, जोर से उसको बांधिए, ताकि जो आर्टरी या वेन है वह जो है वहां ब्लॉक हो जाए। तो ये काम आप करिए। अगला जो दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें जो विकल्प आपको दिए गए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और लोहा। तो इसमें से अधिकांश लोगों को इसका उत्तर पता होगा। तो इसका उत्तर जो है वह है सिलिकॉन। और आपने अगर पृथ्वी का अध्ययन किया होगा ज्योग्राफी में, तो उसमें आपने देखा होगा
कि पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी, तो उसमें सबसे अधिक 49.67% जो है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद 26% सिलिकॉन है और तीसरा जो है वह एल्युमिनियम है जो लगभग 7% है। तो दूसरा पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। नाइट्रोजन फुल से भी मत लगाइएगा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला यानी वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे जो है ज्यादा बड़ा तत्व है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में इसकी मात्रा 78% है। कार्बन जो है वह मानव शरीर में पाया जाने वाला दूसरा बड़ा तत्व है। याद रखिएगा दोस्तों कि मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है तो वह है ऑक्सीजन, और मानव शरीर में उसकी मात्रा 65% होती है, जबकि कार्बन की मात्रा हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में 18% है, 18%, और 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2% कैल्शियम है और 1% फास्फोरस है। और यह कुल मिलाकर के हमारे शरीर का 99% भाग बनाते हैं, मात्र 6 तत्व। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कौन कौन 6 तत्व किस किस मात्रा में बताए गए हैं वो आपको याद रखना है। तो लोहा जो है आप जानते हैं कि यहां पृथ्वी में सबसे अंदर जो पार्ट है पृथ्वी का जो है 3 भाग किया जाता है अंदरूनी। पहला जो आप जानते हैं क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। तो कोर में नीफे होता है यानी निकेल और आयरन। अगर धातु में आपसे अगर क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है वह धातु कौन सा है, तो वह होगा एल्युमिनियम, क्योंकि सिलिकॉन धातु नहीं है, ये नॉन मेटल में है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल में है। तो ये याद रखना है। अगला तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न में जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है प्रश्न कि निम्न में से कौन रक्त परिसंचरण में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है जो अंदर हमारे जो नर्व्स हैं, हमारे जो वेन और आर्टरी है, तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं। वह है पहला प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा थ्रोम्बिन, तीसरा बिलिरुबिन और चौथा हिपेरिन। तो इसका सही उत्तर है हिपेरिन। तो हिपेरिन आप जानते हैं जो लीच वगैरह है यानी जो जोंक है, जो कभी गंदे पानी में आपके शरीर में आप उतरे हुए होते हैं और वहां वह जोंक आपको पकड़ लेते हैं, लीच जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, और वह लगातार खून जो है आपके शरीर से निकालते रहते हैं, चूसते रहते हैं, वहां वह रक्त का थक्का नहीं बनने देते हैं। तो उसका कारण है कि हमारे रक्त में उस जगह पर लगातार हिपेरिन का स्राव करते रहते हैं और हिपेरिन जो है वह रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। और बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन तो आपको ये बताया गया है कि यह बाइल जूस के जो है महत्वपूर्ण भाग हैं। बाइल जूस यानी पित्त रस जो गॉल ब्लाडर में जमा होता है और यह फैट्स के पाइसीकरण में सहायता करता है हमारे पाचन क्रिया में। और थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार के ये प्रोटीन है और यही हमारे रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं, जो आपने अभी पहले प्रश्न में भी देखा है। और इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदलने का कार्य कैल्शियम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है कि प्रायः फेरोमोन्स किनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि फेरोमेन्स क्या होते हैं, इसके बाद हम इसके विकल्प देखेंगे। तो फेरोमोन्स जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है और हार्मोन के बारे में आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने वाले जाने के लिए आप उत्सुक हैं। जेएसएससी का परीक्षा होने वाला है, आगे बीपीएससी होने वाला है, इधर जेपीएससी डीपीओ होने वाला है, उधर यूपीपीसीएस वगैरह होने वाले हैं। तो उसमें हार्मोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और मानव शरीर के अलग अलग जो हमारे ग्रंथियां हैं उससे कई प्रकार के हार्मोनों का सेक्रेशन होता है, कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। फेरोमोन्स भी हमारे शरीर से थोड़ी बहुत मात्रा में स्रावित होता है और यह जो है मेल फीमेल को आकर्षित करने वाला, स्त्री पुरुष को आकर्षित करने वाला यह एक प्रकार का माना जाता है कि हार्मोन है।
लेकिन हमारे मानव शरीर में यह नगण्य होता है। तो अब यहां जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, विकल्प है, उसमें है मेढक, सरीसृप, कीट और पक्षी। तो यह जो है फेरोमोन्स हार्मोन जो है वह कीटों में उत्पन्न होता है, और इससे कीट जो है वह अपने अपोजिट जो लिंग वाले जो उनके साथी हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह है फेरोमोन्स का कार्य। अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष स्क्रीन पर, RH फैक्टर की खोज किसने की? तो RH फैक्टर क्या होता है? यह ब्लड में एक प्रकार का प्रोटीन कह सकते हैं है, और RH फैक्टर यह खोज किया गया तो यह पाया गया कि हमारे शरीर में, चूंकि हम जो है माना जाता है कि किससे उत्पन्न है, मानव का विकास जो है वह किससे हुआ है? तो हमारे जो पूर्वज माने जाते हैं वह मंकी हैं, और मंकी में भी सबसे नजदीक कौन है? मंकी के भी कई सारे उनके अलग अलग स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं। तो उनमें चिंपैंजी के नजदीक हम ज्यादा है, मानव जो है चिंपैंजी के, हमारे था कि चिंपैंजी से ही हमारा उत्पत्ति हुआ है। 98% मानव और चिंपैंजी का डीएनए मैच करता है। तो RH फैक्टर जो है वह हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, और रिसस बंदरों में पाया जाता था। तो रिसस बंदर का जो पहला अक्षर है RH, जहां से रिसस नाम लिया गया है, तो उसी से इस RH फैक्टर को कहा गया है, वहां से यह टर्म लिया गया है। तो RH फैक्टर मानव में चूंकि हम उससे उत्पन्न हुए हैं, तो ये RH फैक्टर उनसे हमारे मानव के शरीर में भी आया है, और लगभग पूरे विश्व में RH फैक्टर वाले 85% लोग पाए जाते हैं। लेकिन कुछ में RH जो है फैक्टर नहीं पाए जाते, उनको RH निगेटिव कहा जाता है, और जिनमें पाए जाते हैं उनको RH पॉजिटिव कहा जाता है। RH प्लस का साइन है, इसका मतलब उस व्यक्ति में RH फैक्टर मौजूद है, और जिनमें यह नहीं है वो RH माइनस है। तो इसकी खोज जो है किसने किया? तो इसमें है जो आपका लास्ट ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, वीनर, और चौथा है लैंडस्टीनर और वीनर। तो इसमें लैंडस्टीनर और वीनर हुआ इसका सही उत्तर। विलियम हार्वे इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, और लैंडस्टीनर ने सबसे पहले जो ब्लड का ग्रुप है 1900 के आसपास में इन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा, जो A, B, AB और O, आप 4 वर्ग पढ़ते हैं हमारे रक्त का, तो उसकी खोज लैंडस्टीनर ने किया था। हालांकि उसमें से 3 ही इन्होंने किया है, चौथे को दूसरे ने किया है। और फिर जो है लैंडस्टीनर और वीनर, ये दोनों ने मिलकर के 1940 में RH फैक्टर की खोज की। और खोज का कारण यह रहा कि एक ग्रुप का जो ब्लड है वह दूसरे में चढ़ाने के बावजूद भी कभी कभी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। तो कहा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब A ग्रुप वाले को A ग्रुप का ब्लड दिया जा रहा है तो फिर उसमें क्या समस्या आ रही है? तो कहीं ना कहीं और इसमें कुछ न कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो दूसरे में नहीं पाए जाते हैं। तो उनकी खोज शुरू की गई उन पदार्थों की, और उसमें यह पता चला कि रिसस बंदर में पाया जाने वाला यह जो है वह RH पॉजिटिव वाले जो मानव हैं उनमें पाया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं पाया जाता है। और इसके कारण जब ब्लड का जो है वहां ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे को दिया जाता है, तब उसमें कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगला है कि किस पादप हार्मोन के द्वारा पौधों की लंबाई बढ़ती है? तो जैसे मानव के विभिन्न अंगों से कई प्रकार के हार्मोनों का सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, उस प्रकार से पादप हार्मोन जो है वह स्राव वहां से होते हैं उनके कुछ भागों से, और उनमें 5 हार्मोन महत्वपूर्ण है। और इसमें 4 हार्मोन आपके यहां दिए गए हैं ऑप्शन में, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथिलीन, और जो है अगला जो वहां पर एक हार्मोन पाया जाता है एस्बेस्टिक एसिड। तो वो 5 हार्मोन महत्वपूर्ण है। अब इसमें है कि क्या यह जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है? तो यह है जिब्रेलिन, इसका सही उत्तर है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इसके अलावा जो बीजों की सुसुप्तावस्था है उसको भी ब्रेक करता है, उसको भी तोड़ता है, और बीजों को अंकुरित होने में सहायता करता है जिब्रेलिन।
और अगर साइटोकाइनिन देखें तो साइटोकाइनिन जो है वह कोशिका विभाजन को, कोशिका विस्तारण और उसके विभेदन को बढ़ाता है, पौधों के अंगों की जीर्णता को रोकता है, यानी उनको शरीर को जर्जर होने से, उनके अंगों को जर्जर होने से रोकता है, पत्तियों के जर्जर होने से रोकता है। तो यह साइटोकाइनिन का काम है। और जो आप अगला ऑप्शन देख रहे हैं ऑक्सिन, तो ऑक्सिन का काम है कोशिका की लंबाई बढ़ाने को प्रोत्साहन देना, पत्तियों को गिरने से रोकना, ये सब काम ऑक्सिन के हैं। और इथिलीन जो है यह फलों फूलों आदि में पाया जाता है और फलों को पकाने का महत्वपूर्ण काम इथिलीन का है और यह एक गैसीय हार्मोन है इथिलीन जो है। और इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां हमारे जो साइंस पर पड़े हुए वीडियो हैं उसको देखिए। अगला जो प्रश्न है 7वां, वह है बैक्टीरियोफेज किस वर्ग से संबद्ध जीव होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है किस वर्ग से संबद्ध जीव होते हैं। आप जानते हैं कि पूरे जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और फिर उनके सब क्लासिफिकेशन है। तो 5 फेज में आप पढ़ते हैं जीवों के बारे में कि एक पहला मोनेरा जगत है, फिर प्रोटिस्टा जगत है, फिर फंगाई जगत है, फंगस यानी कवक वाले, चौथा प्लांट और 5वां एनिमल। तो ये 5 है जगत। और 5 जगत में फिर मोनेरा वगैरह में आते हैं आपके बैक्टीरिया वगैरह। तो ये बैक्टीरियोफेज नाम ही है किस वर्ग से संबद्ध जीव होते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस का, फेगस का मतलब होता है यहाँ भक्षण करने वाला, खा जाने वाला। तो बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया का भक्षण कौन करता है। तो बैक्टीरिया का भक्षण कौन करेगा और जो करेगा वह किस वर्ग से संबद्ध जीव होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या है, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है कवक और चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर है, अगर आपको नहीं पता होगा तो बता देते हैं, यह है वायरस। और वायरस आप जानते हैं कि यह सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी होते हैं। यह ऐसे ही लंबे समय तक निर्जीव अवस्था में पर्यावरण में पड़े रह सकते हैं, इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ये होस्ट में आएंगे, किसी के शरीर में जाएंगे, किसी एनिमल के या मानव के, और वहां जाकर के फिर एक्टिव होंगे और धीरे धीरे फिर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करेंगे। और यह वायरस भी कई प्रकार के होते हैं। आरएनए वायरस मुख्य रूप से 2 हैं। तो आरएनए वायरस या डीएनए वायरस ये भी है, या तो यह आरएनए होंगे या डीएनए होंगे, दोनों एक साथ उनमें उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। और फिर उसमें रेट्रो वायरस वगैरह कई सारे इनके प्रकार हैं, वो आपको यहां पर बता पाना संभव नहीं है। तो यह वायरस है एक प्रकार का, और यही कारण है कि बैक्टीरियोफेजे नामक यह वायरस गंगा के पानी में पाए जाते हैं। और गंगा के पानी में इसीलिए लंबे समय तक आप रखते हैं पानी को, तो उस पानी में बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं और गंगा का जल शुद्ध रह पाता है। उसका कारण इसी वायरस का उसमें पाया जाना है गंगा जल में। तो यह है प्रश्न का सही उत्तर। अब है पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा संपन्न होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए आसान लाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इनमें 2 उत्तक जो है वह परिवहन व्यवस्था को संपन्न करते हैं पौधों में, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वह क्या है, कॉर्टेक्स, मज्जा, फ्लोएम और जाइलम। तो कॉर्टेक्स और मज्जा को तो ऐसे ही हटा दीजिए। तो अब बचता है कि फ्लोएम और जाइलम में क्या होगा सही। तो इसका सही उत्तर आपका है जाइलम। और इसको कैसे याद रखिएगा, तो जल से जाइलम, ये हटा दीजिए तो जल ही है जाल। तो आप इसको इस रूप में बैठा लीजिए कि जल जाइलम से है और जाइलम जल का परिवहन करता है। अब अगला प्रश्न है कि पादपों में भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो अब जो आपको पहले वाले प्रश्न में 8वें प्रश्न बताया गया, तो विकल्प में देखते हैं कि क्या क्या है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और कॉर्टेक्स। तो इसमें वहां पर जल का परिवहन जाइलम के द्वारा किया गया और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होगा। तो सही उत्तर है फ्लोएम। तो दोनों को इस तरह से याद रखिएगा। और यह प्रश्न कभी बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, और आप जानते हुए भी कंफ्यूजन के कारण गलत कर देते हैं। और अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने टीके लगाए जाते हैं। तो
ये मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है सरकार के द्वारा और इसमें लगभग 7 महत्वपूर्ण रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो यही है 3, 5, 7 और 9। तो सही उत्तर आपको पहले बता चुके हैं कि यह इंद्रधनुष, चूंकि इंद्रधनुष में कितने रंग हैं उससे भी आप पकड़ सकते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो उसी 7 कलर से चूंकि 7 टीकों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है तो इसलिए इसका नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। तो इसमें कितने टीके होंगे? 7 टीके। तो यह था आज का हमारा विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।